भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो सही उत्तर ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। तो याद रखिएगा, नियामक अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन देखिए, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम या फिर 1873 का चार्टर अधिनियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों याद रख लीजिए कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी, आपको बताना है। ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। और आप जान लीजिए कि सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई और इसका विस्तार 1935 के भारत सरकार अधिनियम से किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो सही उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 यानी 87 थी और इसमें ये कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की ये धारा प्रशासन में भागीदारी के लिए मुख्य आधार बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत में शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है 1930, 1934, 1945 या 1947। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर 1945 ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप जान लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका या केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919।
तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 भी कहा जाता है, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और इसके अंतर्गत मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था या प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार 1909 से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी किस अधिनियम के द्वारा? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए। आपको बताना है कि भारतीय विधानपालिका पहली बार किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाई गई थी? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा? तो सही उत्तर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानपालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के राजस्व से व्यय के लेखा परीक्षण के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए प्रावधान किया गया और इसे स्वतंत्र वैधानिक आधार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1909, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे और इन विकल्पों में से जो है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना दोस्तों, ये आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन के साथ एक नए अखिल भारतीय संघ या भारत संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम के स्थापना का प्रावधान किया गया था, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। और प्रांतों में ये द्वैध शासन आप जानते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित और दूसरे हस्तांतरित। तो याद रखिएगा 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947?
तो सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, या जो वर्तमान में अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके सामने दो कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। पहला कथन है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, ये गलत है। दूसरा कथन है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, तो ये आपका सही है। केवल और केवल कथन 2 आपका सही होगा, कथन 1 सही नहीं है। आप जान लीजिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन ये सीमित वर्गों के महिलाओं तक ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार आधारित नहीं था। तो पहला कथन जो है इसी आधार पर आपका गलत हो जाएगा। लेकिन 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे, तो कथन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित था और इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी, वो कौन सा था? ऑप्शन देखिए, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त पर केंद्र में लागू किया था। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आपका गलत है, ए, सी और डी आपके सही हैं। दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं बल्कि जो है किसको, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किस अधिनियम में, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ या फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम से जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल था। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है?
देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, या विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित या नॉमिनेट किया जाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देश के लिए लिखित संविधान। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सबसे पहले उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। तो जो है बी, सी और डी 1935 के शासन अधिनियम के अंतर्गत सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है और इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो सही उत्तर है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपको बताना है कि किस अधिनियम के तहत बर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था। तो सही उत्तर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937, वर्ष भी याद रखिएगा, ये 1935 का अधिनियम था और उसके तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी तत्वों को विधायी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकार किया गया और पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण कार्य में अंशतः भाग लेने का अवसर भी इसी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा मिला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 का संशोधन एक्ट और 1793 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए दो कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन से सही हैं। पहला कथन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, बिल्कुल सही। तो एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 में इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। ये पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था।
अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन और उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए लाया गया था। तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों, आप जान लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। तो इसमें पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं। तो पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। और आप जान लीजिए कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, न कि लेमेस्टर। तो केवल कथन एक आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे और किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं। 3 ऑप्शन 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। तो ये तीनों ही ऑप्शन, तीनों ही जो हैं घटनाएं या तीनों ही तरीके महत्वपूर्ण है भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए। तो आप जान लीजिए इन सभी के फलस्वरूप भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1813 के चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। दोस्तों, भारत में शिक्षा के विकास के विषय में कंपनी सरकार का मार्ग निर्देशन करने के लिए प्राच्य और आंग्ल शिक्षा दोनों के समर्थकों को शामिल किया गया था, जिनके मध्य भारत में शिक्षा के स्वरूप पर विवाद था। इन सभी के फलस्वरूप भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है 3 कथन है, कौन से कथन सही हैं। तो चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में जो कथन है उनको देख लेते हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। और तीसरा कथन है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये सही नहीं है। तो 1 और 2 आपके सही हैं। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय पर व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया।
और साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की प्रभुसत्ता को मजबूत किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, फिर भी ये ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। तो कथन 1 और 2 आपके सही हैं, 3 नहीं सही है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो मिलान आप कैसे करेंगे? देखिए, मिलान आप इस तरह से करेंगे। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 हो जाएगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई, और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। तो 2, 1, 3 और 4, 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि दोस्तों नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, और चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? देखिए, पहला है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था सही नहीं है, और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण। तो 1 और 3 आपके सही हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय और प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया था। 1 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? 1926, 1937 और 1945। तो यहाँ पर देखिए 1926 और 1945, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ए और सी। याद रखिएगा दोस्तों, 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। तो ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, संवैधानिक विकास, जो भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है, इसका आखिरी प्रश्न देखते हैं। बेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। दोस्तों, 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा कहाँ पर? शिमला में जो है एक सम्मेलन बुलाया गया था। तो इसमें वायसराय काउंसिल के भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया। इस कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद हो गया, जिसके कारण बेवेल योजना असफल रही, और बेवेल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा, बेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति का न हो पाना थी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न दोस्तों यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा
आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं, पेट, टेट और केंद्र तथा राज्य द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो जो है इसका उद्देश्य एक और है, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के सामाजिक विज्ञान में जो नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान का पोर्शन है उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है। तो सभी प्रतियोगी जो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं अथवा अध्यापक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनका विषय राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र है, वो इस वीडियो से काफ़ी मदद ले सकते हैं अपनी तैयारी में और प्रैक्टिस करके अपना मूल्यांकन करने में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।